प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष पाठ्यपुस्तक शिक्षा एवं मुद्दे से संबंधित आज का टॉपिक है भारतीय विद्यालयों में शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव। इससे पहले विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में कौन कौन से दोष हैं। गत अध्याय में इसके बारे में आपने अध्ययन किया था। साथ ही साथ उसके बारे में मुख्य बिंदु को समझने की कोशिश की गई। और अब भारतीय विद्यालयों में शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जाते हैं और किन सुझावों के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली को श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली बनाया जा सके, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारतीय विद्यालयों में कई प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति या प्रणाली होने के कारण समय समय पर हमें इस बात को भी देखना, जांचना, परखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे कौन कौन से बदलाव किए जाए जिस कारण से विद्यार्थियों तक बेहतर से बेहतर शिक्षा पहुंच सके तथा प्रत्येक व्यक्ति तक एक उच्च कोटि की विद्यार्थी की जिज्ञासा एवं उसकी इच्छा अनुसार एक शिक्षा प्राप्त हो, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। इस हेतु समय समय पर हमारी सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा कई प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लगातार सुधार करके शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें कई चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है। कुछ चीज़ें होने से अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, इसलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि शैक्षणिक वातावरण इस प्रकार का हो, विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का हो, बालक चाह करके भी उस विद्यालय में आने की इच्छा रखे। बालक विद्यालय जाने के बाद कुछ इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सके जो उसके जीवन में काम आ सके। हमें इस बात को देखना, समझना बहुत ही जरूरी है कि विद्यालय में शिक्षा प्रणाली, जो प्राचीन शिक्षा पद्धति चल रही है, जो विद्यालय में आजकल शिक्षा देने का तरीका चल रहा है, उससे थोड़ा बदलाव करके बेहतर ढंग से शिक्षा देने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थी जीवन पर उसका प्रभाव अच्छी तरीके से पड़ सके। हम बात करते हैं विद्यालयों में बेहतर शिक्षा देने की प्रणाली पर। विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर ढंग से देने हेतु हमारे शिक्षाविदों के क्या सुझाव रहे हैं और ऐसे कौन कौन से सुझाव है जिसके माध्यम से अपन भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के रूप में बना सके। सबसे पहला है विद्यालय के जनतंत्रीय स्वरूप पर बल। देखिए, विद्यालय का जनतंत्र विशेष करके विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय के प्रधानाध्यापक अर्थात संस्था प्रधान, साथ ही साथ विद्यालय के छात्र और शैक्षणिक और अशैक्षणिक समस्त कर्मचारी विद्यालय का जनतंत्र होता है। विद्यालय में जो व्यक्ति विद्यालय की देखरेख करते हैं, जो विद्यालय को नियमानुसार चलाने के लिए स्टाफ को पाबंद करते हैं, साथ ही साथ बच्चों में अनुशासन व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से लागू करने का प्रयास करते हैं, वो ही विद्यालय का स्वरूप बदल सकते हैं। विद्यालय हो या फिर किसी स्थान विशेष की अपन बात करते, जब तक जनतांत्रिक लोगों का सहयोग नहीं मिलता, जन समूह एक दूसरे में सहयोग की भावना नहीं रखते, तब तक किसी संस्था अर्थात विद्यालय का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहले हमें व्यक्ति बल पर विशेष ध्यान देना होगा। जब विद्यालय के शिक्षक, कार्य करने वाले व्यक्ति सब मिलकर के एक साथ सहयोग करेंगे, विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था स्थापित करेंगे, तब विद्यालय के अंदर
मूलभूत परिवर्तन अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले विद्यालय के शिक्षक के साथ साथ विद्यालय में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी और छात्रों द्वारा अनुशासन व्यवस्था से शिक्षा जो ग्रहण की जाती है तथा शिक्षा देने की जो व्यवस्था की जाती है वो विद्यालय का एक वास्तविक स्वरूप होता है। इसीलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि भारतीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए ह्यूमन अर्थात जनतंत्रीय स्वरूप की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके आधार पर ही अपन ये बदलाव ला सकते हैं। अन्यथा अपन कोरे बदलाव की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस बात से स्पष्ट है कि विद्यालय में कार्य करने वाला जन समूह विद्यालय की व्यवस्था को बदल सकता है, बेहतर शिक्षा प्रणाली स्थापित कर सकता है। दूसरी बात है व्यक्तित्व विकास पर बल। हमेशा बालक को माता पिता विद्यालय इसलिए भेजते हैं कि वो बालक अबोध बालक से एक ऐसा बालक तैयार हो जिससे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो सके। ऐसे स्थान पर बालक को शिक्षा देने के लिए भेजा जाए जहां पर बालक शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उसका व्यक्तित्व विकास हो, नैतिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, साथ ही साथ पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्ति में अंतर भी दिखाई देना बहुत ही जरूरी है। जब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति में आपस में किसी प्रकार का अंतर नहीं दिखाई देगा, तब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें सबसे पहले व्यक्तित्व विकास पर बल देना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास अर्थात व्यक्ति के उन गुणों को उत्पन्न करने के लिए तथा नैतिक कार्य के अनुसार बच्चे को ढालने के लिए हमेशा शिक्षकों की विद्यार्थी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक हमेशा बच्चों के व्यक्तित्व विकास संबंधी शिक्षा दे, बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा हो। शिक्षा देने का, समझने का, सोचने का और साथ ही साथ पाठ्यक्रम से संबंधित और शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंध होने अत्यंत आवश्यक है। जब तक मधुर संबंध नहीं होंगे तब तक शिक्षक विद्यालय के बारे में जान नहीं पाएंगे। जब विद्यालय के बारे में शिक्षक जान नहीं पाएंगे तब तक बच्चों की जिज्ञासा शांत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए व्यक्तित्व विकास पर सर्वाधिक बल देना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात है लचीला पाठ्यक्रम। आज के समय में शिक्षा व्यवस्था में जो प्राय पाठ्यक्रम चलता है कठोर पाठ्यक्रम है, जिस कारण से बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ये पाठ्यक्रम बहुत ही अत्यधिक जटिल लगता है, क्योंकि हमें शिक्षा व्यवस्था के अंदर ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी है जो पाठ्यक्रम उम्र के अनुसार लचीला हो तथा बच्चा उसे आसानी से पढ़ सके। आगे अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, लचीला पाठ्यक्रम होना बहुत ही जरूरी है। जब तक पाठ्यक्रम लचीला नहीं होगा तब तक अपन इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पाठ्यक्रम हमेशा बच्चों की उम्र को देखते हुए, साथ ही साथ बच्चे क्या चाहते हैं, किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में रुचि लेना चाहते हैं, वे सब इस बात पर हमें पहले से ही पाठ्यक्रम निर्माण
के समय अमल कर लेना चाहिए। हमें इस बात की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में समय समय पर बदलाव होना भी जरूरी है। जब तक पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं होगा तब तक पाठ्यक्रम अच्छी क्वालिटी का नहीं बन सकता है और बच्चों की कक्षा के अकॉर्डिंग शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसीलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बच्चे आसानी से समझ सके और शिक्षा व्यवस्था प्रभावशाली बन सके। जब तक पाठ्यक्रम अच्छा नहीं होगा, पाठ्यक्रम बच्चों की आदत और हॉबी के अनुसार नहीं होगा, तब तक अपन उसके बारे में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम हमेशा नॉर्मल हो, बच्चों की उम्र के अनुरूप हो और कम से कम समय में पूर्ण होने वाला हो। चौथी बात है मनोवैज्ञानिकतापूर्ण वातावरण। मनोवैज्ञानिकतापूर्ण वातावरण, विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बालक की मन स्थिति को समझ सके, बालक की जिज्ञासाओं को शांत कर सके, बालक क्या चाहता है उसके बारे में समझ सके, बालक को किस चीज की आवश्यकता है उसके बारे में जान सके, बालक को कौन सा विषय कठिन लगता है उसे किस प्रकार सरल बनाया जा सके उसके बारे में जान सके। ये सब चीजें बालक के मनोवैज्ञानिक वातावरण को तैयार करती है। बालक के मनोवैज्ञानिक वातावरण को तैयार करने के लिए इन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक इन चीजों के बारे में मनन चिंतन नहीं किया जाएगा तब तक अपन वास्तविक स्वरूप में उसकी बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि वातावरण बच्चों के अनुकूल हो, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध अच्छे हो, साथ ही साथ जो शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षा देता है, गुरु शिष्य संबंध मधुर होने जरूरी है तथा उसके में अनुशासन के महत्व को विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कक्षा का वातावरण हमेशा मनोवैज्ञानिकता के ढंग से बना हुआ होना चाहिए, जिसमें बच्चे को पढ़ने के बाद में आनंद की प्राप्ति हो। बच्चा जो चीज सीखता है, सीखने के बाद उसकी कई जिज्ञासाएं शांत हो सके, बच्चे की मन प्रवृत्ति में बदलाव आ सके, बच्चा पूर्ण रूप से ये जान सके कि मुझे पढ़ने के बाद आत्मसंतुष्टि मिल रही है, तथा इसके साथ साथ बच्चे का मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार करने में शिक्षक की बहुत ही अहम भूमिका होती है। शिक्षक का ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से अच्छे बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। बेहतर ढंग से शिक्षा देने के बाद में बच्चा उससे अनुकूल और उसके अनुसार सब कुछ सीख जाता है और सीखने के बाद बच्चे की कोई भी जिज्ञासा जब तक आप शिक्षक शांत नहीं करेंगे तब तक बच्चा परिपूर्ण रूप से शिक्षक प्राप्त नहीं कर सकता है। इस कारण से विद्यालय का वातावरण हमेशा मनोवैज्ञानिक ढंग से होना बहुत ही जरूरी है। जब तक विद्यालय का वातावरण मनोवैज्ञानिकतापूर्ण ढंग से नहीं होगा तब तक बच्चा इसके बारे में कुछ सीख नहीं पाए। दूसरी बात है प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियां। आज के समय में जो शिक्षण व्यवस्था का प्रारूप चल रहा है वो पुराना है। पुराने ढंग से शिक्षा देना उचित नहीं समझा जाता है। हमेशा प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियां का प्रभाव हमारे जीवन में अत्यधिक रहता है। इसीलिए समय के साथ साथ शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि हम जो विषय पढ़ा रहे उसमें जिस पुरानी शिक्षण व्यवस्था शिक्षण पद्धति का उपयोग लगातार कर रहे उसमें बदलाव लाना अत्यंत ही जरूरी है। जब तक अपन पुरानी शिक्षण व्यवस्था में बदलाव नहीं लाएंगे, बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक शिक्षण व्यवस्था में समय के अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए पुरानी परंपराओं के अनुसार जो व्यवस्था चल रही है वो प्राय बोरिंग मानी जाती है और विद्यार्थी उसको बार बार पढ़ने के बाद अरुचिकर समझता है और लगातार इस प्रकार के अध्ययन करने के बाद में उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें सबसे पहले इस बात को विशेष ध्यान में रखना है कि प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों का उपयोग
आधुनिक शिक्षण पद्धति को ध्यान में रखते हुए करना अत्यंत ही जरूरी है। जब तक अपन वर्तमान शिक्षा पद्धति को ध्यान में नहीं रखेंगे, कौन सा विषय किस शिक्षण विधि से पढ़ाना है, किस शिक्षण विधि का किस समय क्या महत्व है, ये सब चीजें हमें विषय को समझने और उस गहराई तक पहुंचने की आवश्यकता है। तब हम बच्चे को वास्तविक रूप से उसकी जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे तथा उसके बारे में जानने की जिज्ञासा रख पाएंगे। अगली बात है भारतीय विद्यालय में शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली सुझाव, चरित्र निर्माण पर बल। सबसे महत्वपूर्ण बात है, विद्यालय में माता पिता बालक को इसलिए भेजते हैं कि बालक का चारित्रिक विकास हो, बालक का चरित्र का निर्माण हो, बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस शिक्षा का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आसानी से कर सके तथा जब तक बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उसका चारित्रिक विकास नहीं हो पाता है, तब तक बालक को जो भी ज्ञान दिया जाता है वो पूर्णतया निरर्थक ज्ञान होता है, उसका कोई औचित्य नहीं होता है। इसीलिए हमें सबसे पहले इस बात को विशेष रूप से समझना, सोचना और बात के ऊपर मनन करना बहुत ही जरूरी है कि हमें शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो। चरित्र निर्माण की शिक्षा देना हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। चरित्र निर्माण की शिक्षा तब दी जा सकती है जब बालक उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए स्वयं उत्साहित हो तथा विद्यालय के अंदर जो शिक्षक है वो स्वयं इस प्रकार की शिक्षा दे कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपने आप को हीन महसूस न करे। वह शिक्षा देश के लिए काम आए, वह शिक्षा समाज के लिए काम आए, वह शिक्षा अपने राष्ट्र के लिए काम आए, वह शिक्षा अपने परिवार के लिए काम आए। इसीलिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ये होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद में बालक के चरित्र का निर्माण होना अत्यंत जरूरी है। जब तक बालक का चारित्रिक रूप से विकास नहीं होगा तब तक उसके ऊपर कोई शिक्षा देने का कोई फायदा नहीं। समझ गए होंगे बालकों, जब से शिक्षा की बात होती है चरित्र सबसे पहले आता है। अगली और अंतिम बिंदु है जिसमें है व्यावसायिक शिक्षा पर बल। आज के समय में कला विज्ञान जैसे विषयों को बालक पढ़ने के बाद में जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तब बालक के मन में एक ही विचार आता है कि व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की जाए। व्यावसायिक शिक्षा पर उसे बल देना अत्यंत ही जरूरी है। शिक्षा को व्यवसाय के साथ में जोड़ना जरूरी है। आजकल हम इतिहास, समाज विज्ञान, भूगोल और अत्यधिक ऐसे कई विषय पढ़ लेते हैं जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रहता है, जिस कारण से विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण करने के बाद में स्वयं को अशिक्षित की तरह मानता है, क्योंकि वह शिक्षा उसके जीवन में व्यवसाय के रूप में काम नहीं आती है। जब तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उस शिक्षा का उपयोग व्यवसाय के रूप में नहीं होता है, व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है, तब तक शिक्षा व्यवस्था व्यावसायिक शिक्षा के अनुरूप नहीं हो सकती है। इसलिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कोई भी बालक बेरोजगारी का सामना न करे। साथ ही साथ शिक्षा को व्यावसायिक चीजों से जोड़ करके पढ़ाना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का जब से व्यवसायीकरण हो रहा है, देश की प्रगति और साथ ही साथ देश के विकास के लिए व्यवसाय को भी आगे बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा टेक्निक क्षेत्र में उस प्रकार होंगे जैसे इंजीनियरिंग है, आईटी क्षेत्र है, कई प्रकार के ऐसे टेक्निक क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति शिक्षा के साथ साथ टेक्निक कार्य भी सीखता है। जाहिर सी बात है कि आज विद्यार्थी अपन ने बिंदु 1 से लेकर के 7 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अध्ययन किया। उसका प्रमुख उद्देश्य था भारतीय विद्यालयों में शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव। ऐसे सुझाव जिससे अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रकार अगर बदलाव किया जाए तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधार हो सकता है, और भारतीय शिक्षा प्रणाली में जब सुधार होगा तो अपने आप ही दूसरी चीजों में सुधार होता जाएगा।
इसीलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जो विद्यालय के जनतंत्रीय स्वरूप है, इसको बदलने पर बल देना होगा और इसको मजबूत बनाना होगा। दूसरी बात है व्यक्तित्व विकास। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होना जरूरी है। तीसरी बात है पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए। जब तक पाठ्यक्रम कठोर होगा तब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा। अगली बात है मनोवैज्ञानिक पूर्ण वातावरण होना जरूरी है। जब तक वातावरण उसके अनुकूल नहीं होगा तब तक बालक कुछ सीख नहीं पाएगा। पांचवी बात है प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियां। समय समय पर जिस प्रकार शिक्षण पद्धतियां में बदलाव होता है उस प्रकार पाठ्यक्रम में बदलाव होना जरूरी है और पढ़ाने के ढंग में भी बदलाव होना जरूरी है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण है। बिल्कुल सही है, चरित्र निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना जरूरी। आज की आवश्यकता है व्यावसायिक शिक्षा पर